नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टू सक्सेस चैनल में। दोस्तों, आज गोदान से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो है गोदान में कृषक जीवन का महाकाव्य के क्या क्या तत्व हैं। कई बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है और इससे प्रश्न हमेशा आने की एक संभावना रहती है कि क्या गोदान कृषक जीवन का महाकाव्य है, यदि है तो क्यों है, क्यों, किस लिए कहा गया है। इन्हीं पहलुओं पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि महाकाव्य से हम लोग क्या समझते हैं कि ऐसी रचना जिसमें कि सभी तत्वों को समेटने का प्रयास किया गया है। और यहाँ पे जो तात्पर्य है कहने का, उसका यह मतलब है कि क्या यह कृषक जीवन के सभी पहलुओं को समेट पाता है। क्या गोदान एक ऐसी रचना है जिसमें कृषक जीवन के हर एक बिंदुओं को, हर एक पहलुओं को छुआ गया है, कोई चीज़ अछूती ना रही हो और उसका वास्तविक रूप में वर्णन करने का प्रयास किया गया हो। क्या ये सही बात है? तो इसी की पड़ताल आज हम लोग करेंगे और कैसे हमें किन किन तत्वों पर ध्यान रखना है इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इसमें जो है सबसे पहली चीज कि उपन्यास का जो प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है, शुरुआत जो उपन्यास का होता है वह होता है कहाँ से? ग्रामीण परिवेश से, है ना। हमने देखा है कि जब उपन्यास पढ़ते हैं गोदान की शुरुआत जो है गांव से हुई है और होड़ीराम ने दोनों बैलों को साने पानी देकर अपनी पत्नी धनिया से कहा गोबर को ऊख गोरने भेज दो, है ना। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ है? ग्रामीण जीवन से। ग्रामीण जीवन में भी कहाँ से हुआ है? एक किसान के, एक कृषक के जीवन से हुई है। एक किसान के जीवन की बात दिखाई गई, स्टार्ट की गई है। और उसके नीचे में ही लिखी गई है कि जिस पाँव के नीचे गर्दन हो उसे सहलाने में ही भलाई है। तो एक स्टार्टिंग जो है उपन्यास का, वह शुरुआत ही कहाँ से हुई है? कृषक जीवन से। और अंत भी एक गांव के परिवेश में ही होता है और एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, एक किसान मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अपनी इच्छाएं, अधूरी इच्छाओं के साथ वो वापस चला जाता है। पूरा जीवन संघर्ष करता है लेकिन वो हारता ही हारता रहता है। तो इसमें हम लोग कुछ खास तत्वों को देखेंगे कि कृषक जीवन के जो सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक पहलू है, धार्मिक पहलू है, क्या उन सब पहलुओं को छुआ गया है और किस लेवल पे छुआ गया है, उस पर हम लोग आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे कि आर्थिक समस्या, है ना। तो कृषक जीवन की आर्थिक समस्या क्या होती है? आज भी किसानों के साथ समस्या क्या है कि उसके पास आय के बाहरी संसाधन नहीं होते। वो खेती पे डिपेंड होता है, अपना पूरी तरह से आश्रित होता है और अपने खेतों पे जो उसकी उपज होती है उन्हीं के साथ उसका जीवन होता है। यदि कभी बाढ़ आ जाए, भूकंप आज बाढ़ आ जाए या कि कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदा हो जाए कि फसल बर्बाद हो जाए, तो फिर उनका जीवन, उनकी जो समस्याएं हैं वो बढ़ जाती है। तो आर्थिक समस्या देखते हैं या महाजन की समस्या होती है। तो इन सारी समस्याओं को गोदान में किस तरीके से छुआ गया है। जैसे कि हम आर्थिक समस्या की बात करें तो जमींदार, महाजन और प्रशासन द्वारा शोषण, ये तीनों चीज़ें हमें गोदान में देखने को मिलती है। जमींदार द्वारा भी शोषण किया जाता है। राय साहब को हम देख सकते हैं, राय साहब किस प्रकार से एक तो राजनीतिक रूप में भी सक्रिय हैं और जमींदार होते हुए बड़े जमींदार, और वो क्या करते हैं? शोषण कर रहे हैं किसानों का, उसी पे उनकी सत्ता चल रही है। तो जैसे कि उनके कारिंदे होते हैं नोखेराम। तो एक छोटी सी बात कही गई है कि जब तक बाकी ना चुक जाएगी किसान को हल ना ले जाने दिया जाएगा। यानी कि बारिश की संभावना होती है, बादल घिर जाता है, लोग जाते हैं वहाँ पे, तो उनको मना कर दिया जाता है कि पहले बाकी का लगान चुका दो, उसके बाद ये चीज़ें तुमको ले जाने दी जाएगी, हल ले जाने दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये दिखता है कि किसी तरीके से अपने धंधे में ये लोग क्या है कि वो नहीं किए गए हैं, नरमी नहीं बरत रहे हैं, कठोरता से उसका पालन करता है और कठोरता से चाहते हैं कि उसे जो भी वहाँ पे मतलब कि शोषण को वो रोक नहीं रहे हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उनको उससे मतलब नहीं है, बस वो अपना काम निकालना चाह रहे हैं। इसी तरीके से जब हम महाजन को देखते हैं, जैसे झिंगुड़ी सिंह का हम उदाहरण लेते हैं, ऐसे कई सारे उदाहरण आपने देखा होगा और हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस सब पे करेंगे थोड़ा बहुत। जैसे झिंगुड़ी सिंह के बारे में कहा गया कि लेन देन में बड़े कठोर थे, सूद की एक पाई नहीं छोड़ते थे। तो सूद की एक पाई नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही पुलिस के बारे में देखते हैं कि पुलिस के बारे में क्या है कि हीरा को बचाने के लिए होड़ी ने क्या किया था, जब वो गाय को जहर दे के मार देता है तो वो 30 रुपये का वो लेता है, सूद पे पैसे लेता है, कर्ज लेता है। तो हर एक जगह पे हमने देखा, क्या हम देख क्या रहे हैं कि शोषण किया जा रहा है। किसका शोषण किया जा रहा है? किसानों का शोषण किया जा रहा है, कृषक का शोषण किया जा रहा है। ऐसे ही दाता दीन को देखें तो दाता दीन का जब हम उदाहरण ले रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि दाता दीन कहते हैं कि हमारा तुम्हारा आधा साझा रहेगा। यानी कि होड़ी का खेत जब एक अकेला खेत बच जाता है जहाँ पे फसल नहीं लगी होती है तो दाता दीन उसका फायदा उठाना चाहता है, बैल और बीज देकर उससे
कहता है कि तुम जितना भी तुम्हारी उपज होगी उसका आधा मैं लूँगा। तो आधा मैं लूँगा तो खेत किसका है? होड़ी का है। मेहनत कौन कर रहा है? होड़ी का पूरा परिवार कर रहा है, और केवल बीज और बैल के बदले दाता दिन आधा हिस्सा लेता है उसमें से। तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना यहाँ पे दिखाई गई है कि सब कुछ होते हुए जो मालिक है खेत का उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, या कि जो जेन्युइनली जो बनता है उसका सामान्य तौर पे वो उसको मिल जाता, लेकिन वो क्या करता है, हर आदमी उससे फ़ायदा उठाना चाहता है, उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाना चाहता है, एक किसान के जीवन की कमजोरी का। ऐसे ही दुलारी सहवाइन का जिक्र है, वो कहती है पहले मेरे रुपये दो तब ऊख काटने दूंगी, मतलब फसल काटने से पहले खड़ी हो जाती है, पहले पैसे दो तब। यानी कि हर जगह पे हर मतलब कि फसल बोने से पहले भी शोषण है, बोया गया तब भी शोषण है, और काटने के बाद भी शोषण होता है। काटने के बाद भी शोषण कैसे होता है? झिंगुड़ी सिंह बैठ जाता है और बोलता है कि जो 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 उनकी पहले वहाँ से साँठ गांठ हो जाती है उधर से, और वो बोलता है कि जो भी यहाँ पे जो जिसने मेरे से जितने पैसे लिए हैं वो काट के मैं वापस करूँगा, और वही वो करता है। तो जिसको 10 रुपये आने होते हैं उसको 1 रुपये मिलता है, 2 रुपये मिलता है, वो अपना पूरे ब्याज काट के तभी उसको पैसे देता है। तो शोषण हर जगह किया जा रहा है। इसी तरीके से राम सेवक कहता है नौकरशाही का पर्दाफाश करता है, और थानेदार, कांस्टेबल, तहसीलदार सबके बारे में कहता है कि जब भी ये लोग आते हैं इन्हें नजराना देना पड़ता है। यानी कि कोई भी आएगा बाहर से तो उन्हें नजराना देना पड़ेगा। नजराना कौन देगा? तो किसान देगा। किसानों का शोषण होगा और उसी से नजराना देना पड़ेगा। तो आर्थिक समस्या और शोषण की समस्या जो है ये हमने बेसिकली यहाँ पे देखा है। आर्थिक समस्या कि एक किसान अपने जीवन में किस तरीके से शोषित होता है, और हर एक लेवल पे शोषित हो रहा है। यानी कि साहूकार भी शोषण कर रहा है, जमींदार भी शोषण कर रहा है, जो सूद दे रहा है वो भी शोषण कर रहा है, पुलिस भी शोषण कर रहा है, प्रशासन भी शोषण कर रहा है। हर लेवल पे शोषण, हर स्तर पे शोषण हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। यदि सामाजिक समस्या की बात करते हैं तो गोदान में पंच, जाति, बिरादरी ये सब का भय काफ़ी दिखाया है कि ग्रामीण समाज में इन चीज़ों का कितना बोलबाला है, और जो खास करके किसान है उसके जीवन में किस तरह की समस्याएं चल रही है और किस तरीके से वो उलझा हुआ है। खास करके 1936 का जब उपन्यास लिखा गया था उस समय में जो समस्या, जैसे कि उस समय में जो समस्याएं दिखाई गई थी कि लोगों के साथ किस किस तरह की परेशानियां हैं, या कि जो जीवन शैली थी, आज भी कहीं ना कहीं हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन उस समय में काफ़ी ज़्यादा थी। तो सामाजिक समस्या की जब बात करते हैं तो हम पाते हैं कि जब गोबर झुनिया को लेके आता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है, होड़ी के परिवार पे जुर्माना काफ़ी बड़ा लगाया जाता है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ जैसे झिंगुड़ी सिंह, इन्होंने 3 शादी किया था। दाता दिन का लड़का जो था माता दिन, वह चमारिन से फंसा हुआ है, लेकिन उससे कोई कुछ कह नहीं रहा है, उस पर कोई नहीं, वो पूजा पाठ करता है, अपना हर रोज़ जो है अपने पापों को धो डालता है। लेकिन एक किसान जो है उसके साथ क्या किया जाता है कि जब तक तुम पैसे नहीं दोगे, जब तक तुम उससे बाहर निकलने के लिए जो जो चीज़ें तुमको कही जाती है ऊपर के लोगों के द्वारा उसको नहीं फॉलो करोगे, तब तक तुम उसे उड़ीन नहीं हो सकते। और इस चक्कर में क्या होता है, उसका और शोषण ही होता है। यानी कि ये सारी चीज़ें एक तरीके से शोषण का औजार एक तरीके से दिखाया गया है यहाँ पे। धार्मिक समस्या की बात जब हम करते हैं तो पाते हैं कि हमने कई बार पहले भी देखा है कि होड़ी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी। बनिया या कि उसके ठाकुर के पैसे है तो बात बन जाती, मत हो जाती, लेकिन ब्राह्मण के पैसे एक एक पाई जो है वो हड्डी तोड़ के निकलेगी, इस तरह की बात कहता है। तो धार्मिक रूप से किस तरीके से उसको, वो भी एक तरीके से क्या है, एक हथियार बनाया गया है कि धर्म का भय दिखा के, डर दिखा के उसको जो है उस लेवल पे भी शोषित उसे किया जाता है। उसके अलावा जो है जब हम राजनीतिक स्तर की बात करते हैं, समस्या की बात करते हैं गोदान में, तो हम पाते हैं कि जिसमें कि एक लाइन लिखी गई जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी क्या है? वह शोषण का औजार है। जो पूंजीपति व्यापारी वर्ग है, जमींदार वर्ग है, यह क्या करते हैं कि इसके नाम पे लोगों को ठगते हैं, उसको शोषित करते हैं। तो शोषण का केंद्र बिंदु कहाँ है? जैसे कि एक नई चीज़ हमने देखी कि गोदान में जो शहरी कथा है वहाँ पे मजदूरों की समस्या को दिखाया गया है, लेकिन मजदूरों की कथा तो है ही, उसकी समस्या उस रूप में नहीं है जिस रूप में दिखाई गई, जिस रूप में कि गांव के किसानों की समस्या। तो मूल तत्व जो है, मूल बिंदु जो है वह है गांव की जीवन और किसानों की समस्या गोदान में। तो किसानों की जो समस्या जो दिखाई गई है उसमें हर तरह के स्तर पे
परेशानियों को छुआ गया है। हमने देखा आर्थिक स्तर पे किस तरीके से शोषण हो रहा है, अलग अलग लोग, अलग अलग तरह के समुदाय, अलग अलग चीज़ों के नाम पे उसका शोषण किया जा रहा है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, बिरादरी के नाम पे, या कि फिर अन्य चीज़ों के नाम पे। तो शोषण हर एक स्तर पे किया गया है, और शोषण के साथ साथ में जो एक किसान की सोच होती है उसे भी दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो कुल मिला के इसमें जितनी भी चीज़ें दिखाई गई, उन चीज़ों के माध्यम से गोदान में जो पहलुओं को छुआ गया है किसान के जीवन का, तो उन सारे पहलुओं के बारे में कुल मिला के हमें यही तथ्य निकल के सामने आता है कि जो है इसमें जो शोषण, इसमें जो कृषक का जो जीवन है, किसान का जो एक सामान्य किसान का जीवन है जिसका कि प्रतिनिधित्व होरी करता है। एक्चुअली होरी ये नहीं है कि होरी एक व्यक्ति है, होरी क्या है, पूरे कृषक जीवन का एक जो है वो करता है, चरित्र चित्रण करता है कि एक आम किसान का जीवन कैसा था। वो एक अपनी इच्छा लेके जीवन शुरू करता है और उसी इच्छा के साथ खत्म हो जाता है। मेहनत करता है, मजदूरी करता है, संघर्ष करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता जो वो चाहता है अपने जीवन में। क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि शोषण तंत्र काफ़ी मजबूत और सशक्त है जो उसे आगे बढ़ने नहीं देती है, और इसको कठोरता से प्रेमचंद ने दिखाया है। और वस्तुतः कहीं न कहीं गोदान की समस्या जो है वो प्रेमचंद के वास्तविक जीवन के भी अनुभवों को दिखाता है। जब गोदान लिखी गई थी उसी समय में प्रेमचंद ने एक पत्र लिखा था जैनेंद्र कुमार को, जिसमें उन्होंने कहा था कि कर्जदार हो गया हूँ, मन करता है कि शहर छोड़ के चला जाऊँ, लेकिन करूँ क्या। तो उनकी अपने जीवन में भी समस्या थी, उन्होंने उसको काफ़ी करीब से देखा था। तो यहाँ पे क्या हम देख पा रहे हैं कि गोदान में जो चीज़ें दिखाई गई है वह कहीं न कहीं जो कृषक के जीवन का है उसका हर एक पहलुओं को छुआ है, और हमें फाइनली यही दिखाना है कि, और है भी सच्चाई कि यह कृषक जीवन का महाकाव्य है, और वो जिस समय लिखा गया था उस समय भी प्रासंगिक था और आज भी प्रासंगिक है। क्योंकि आज भी किसान सुसाइड कर रहा है, आज भी जीवन, आज यदि लिखा जाएगा तो आज थोड़ा सा बदलेगा। आज यदि कोई दूसरा गोदान लिख दे तो उसकी थोड़ी सी बात बदलेगी, लेकिन कंटेंट का मूल जो भाव है यही भाव रहेगा। तो कुल मिला के यही है कृषक जीवन के महाकाव्य पे जहाँ हम तक चर्चा करना था, और इतना ही हम लोग आज चर्चा करेंगे। बाकी आप लोगों को कोई प्रश्न या कोई डाउट मन में आए तो ज़रूर पूछिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का ट्रू सक्सेस देखते रहने के लिए। शुक्रिया आप सभी का।